रात भर जब बेड के नीचे सोया अथर्व जब बाथरूम में गया तो वहाँ भी निशा ने उसे दबोच लिया। निशा उसका टेस्ट ले रही थी और अथर्व हर सवाल में पास हो रहा था कि निशा ने उसे ऐसी किसी लड़की के बारे में बताया जो बेवफा मर्दों को ढूंढ कर मार रही थी। ये है कौन? मुझे नहीं पता। तुझे सच्ची नहीं पता? हाँ? हाँ, मन्नू कमीने ने हिंट तो दिया था, लेकिन मुझे डिटेल्स नहीं पता। अखबार नहीं पढ़ता तू? अरे टाइम ही नहीं मिलता। ओहो, कुड़ियां प्रेग्नेंट करने से टाइम मिलेगा तब ना। अथर्व कुछ ना बोला। निशा ने झट से अपना मोबाइल निकाला और उसको एक न्यूज दिखाई। न्यूज में लिखा था कि एक लड़के ने लड़की छेड़ने की कोशिश की तो दूसरी लड़की ने उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया। ओह अच्छा, हाँ याद आया। ऐसी न्यूज मनु भी बता रहा था यार, लेकिन एक इंसिडेंट का मतलब ये तो नहीं है ना कि वो लड़की सबको ही मारेगी। निशा ने स्लाइड करके एक और न्यूज दिखाई। इस न्यूज में एक ऑटो वाला अपनी ऑटो के अंदर मरा पड़ा पाया गया था। न्यूज गाजियाबाद की थी। आसपास के रिक्शा वालों ने उस ऑटो से 3 लड़कियों को उतरते हुए देखा था। पूछताछ में ये भी पता चला था कि ऑटो वाला शादीशुदा होते हुए भी डबल डेट कर रहा था। ओके, लेकिन ये भी तो कोइंसिडेंस हो सकता है ना। फर्स्ट इंसिडेंट रैंडम होता है, वही दूसरी बार हो तो उसे कोइंसिडेंस कहते हैं, और तीसरी बार हो तो क्या कहते हैं पता है? अरे मुझे कैसे पता होगा? मैं कौन सा ऑटो चलाता हूँ? फट्टू, ऑटो नहीं, ये थिएटर में सिखाते हैं। अगर कोई सेम काम तीसरी बार हो तो उसे पैटर्न कहते हैं। ओह अच्छा, वो पैटर्न। तो क्या इस लड़की की कोई तीसरी न्यूज भी है? अभी नहीं है, पर आ सकती है। मन्नू कहता है कि उसकी इंट्यूशन है कि ये लड़की जल्दी रुकने वाली नहीं है। देखो निशा, अगर ऐसा है भी ना तो मैं इसके डर से नहीं, अपनी कॉन्शियसनेस से कह रहा हूँ कि आई एम रेडी टू मैरी यू। निशा ने अथर्व का एक गाल कस के नोचा तो अथर्व की चीख निकल गई। कमीने कुत्ते, इतनी जोर से क्यों चिल्लाता है? इतनी जोर से नोचेगी तो इतनी जोर से ही चिल्लाऊंगा ना। शट अप, मैं वापस रूम में जा रही हूँ। तुझे ग्रीन सिग्नल दूंगी। तू निकल जा घर से, जा। और शादी? उससे शादी करके अपनी किस्मत फोड़ेगा? हाँ? फट्टू, मैं मन्नू का लेडी वर्जन हूँ। जा जी ले अपनी जिंदगी, अपनी कुड़ी नू कर दे प्रपोज। वो तो किया था पर वो मानी ही नहीं। तो जा अपनी कुड़ी नू कर दे प्रेग्नेंट, तब मान जाएगी। अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके मन में मेरा यानी पार्थिव का चेहरा आ गया। वो मुझे और श्रेया को साथ साथ इमेजिन करने लगा। लेकिन इस बच्चे का क्या होगा? बाप होगा, तू नहीं तो कोई और सही, कोई ना कोई तो जरूर होगा। तू चिंता ना कर, मैं संभाल लूंगी। तू यहाँ तक आया, इतनी हिम्मत दिखाई, मुझे सॉरी बोला। मैं इसी में निहाल हो गई। अब जा। अथर्व चुपचाप वेट करने लगा। निशा बाहर गई और फिर इशारे से अथर्व को बुलाया। अथर्व दबे पांव बाहर निकला और धीरे धीरे स्टेयर्स उतरता घर से बाहर निकल गया। बाहर आकर अथर्व ने खुली हवा में चैन की सांस ली। चलो यार, कम से कम एक पंगा तो क्लियर हुआ। अब मुझे श्रेया को मनाना पड़ेगा। और ये साला पार्थिव स्लीव्स का सांप है, सांप। इसकी ऐसी तैसी करनी ही पड़ेगी। मुझको कोसता हुआ अथर्व अपनी बाइक तक पहुंचा और दिल्ली के लिए निकल लिया। लेकिन 5 से 7 किलोमीटर की राइड के बाद ही उसको एहसास हो गया था कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। पूरी रात बेड के नीचे छोटी सी जगह में जागने की वजह से उसकी बॉडी में जगह जगह दर्द हो रहा था। उसे नींद भी आ रही थी। एक तेज रफ्तार ट्रक उसके पास से निकला तो अथर्व की फट के फ्लावर हो गई। अरे यार, ऐसे तो मुझसे पहले मेरी खबर घर पहुंच जाएगी। उसने साइड में बाइक रोकी और एक टूटी फूटी दुकान में घुसकर पानी मांगने लगा। ठंडे ठंडे पानी से मुंह धोते ही अथर्व को कुछ ताजगी महसूस हुई। उसको हल्की हल्की भूख भी लग रही थी। दुकान वाला आटे में आलू भर रहा था। और भैया, आलू के पराठे बना रहे हो क्या? दुकान वाले ने हाँ में मुंडी हिला दी। अथर्व के पेट ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि जब तक आलू पराठे अंदर नहीं जाते तब तक ये बॉडी कहीं नहीं जाएगी। अथर्व एक ऐसी चेयर टेबल पर बैठ गया जहां से उसे अपनी बाइक दिख रही थी। आलू पराठे सिकने लगे। अरे भैया, मक्खन में बनाओ, एकदम बढ़िया करारे करारे, ठीक है? दुकान वाला सिर्फ मुंडी हिला रहा था। अथर्व को घर की याद आने लगी। उसको सुनीता आंटी याद आ गई। उनके हाथ के आलू पराठे याद आ गए।
उसे वो दिन याद आ गया जब श्रेया, मैं और वो खुद डाइनिंग टेबल पर बैठकर पराठे खा रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। श्रेया पराठे पर तैरते मक्खन देखकर टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना रही थी। अथर्व को पूरा सीन क्लियरली दिखाई दे रहा था। अथर्व की आंखें बंद थी। उसे श्रेया पहली बार रेड सलवार सूट में दिख रही थी। श्रेया की मांग भरी हुई थी, हाथों में चूड़ा था। उसकी मम्मी उन दोनों को देखकर हाथ हिला रही थी। अथर्व की बाइक उसके घर के सामने खड़ी थी। अथर्व अपनी जेब में चाबी ढूंढ रहा था। श्रेया धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अथर्व भी फेक लाफ दे रहा था। लेकिन चाबी नहीं मिल रही थी। अचानक अथर्व हड़बड़ा कर उठा और अपनी पॉकेट्स देखने लगा। चाबी के साथ साथ उसकी बाइक भी गायब थी। दिल्ली में मैं और श्रेया अथर्व की इस ट्रेजेडी से अनअवेयर थे। हमें कबीर की मिस्ट्री इंटरेस्टिंग लग रही थी। श्रेया ने मुझे घर ड्रॉप किया और खुद अथर्व की मम्मी से मिलने जाने लगी। क्यों जा रही है वहां? अथर्व को आ जाने दे। ये इसे लौटाने। श्रेया अपना कंगन दिखा रही थी। मैं उससे कहना चाहता था कि जब वापस ही करना था तो उसी टाइम रोक देती, पहनाई क्यों? पर मैंने अपना ज्ञान अपने पास ही रखा और उसको बाय बोलते हुए घर में घुसा। अंदर घुसने की देर की थी कि मेरे कान पर शानदार थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ चलाने वाली मेरी प्यारी माँ राजेश्वरी थी। कहाँ था तू? पूरी पूरी रात गायब हो जाता है। ये घर है कि होटल? धर्मशाला। मम्मियों के पास जब सेंस ऑफ ह्यूमर का जवाब नहीं होता तो वो थप्पड़ मारकर काम चला लेती थी। उन्होंने मेरे दूसरे गाल पर भी एक थप्पड़ चिपका दिया। मुंह चलाना ही आता है बस, काम कोई नहीं होता तुझसे। क्या काम करना बताओ तो? बोलोगी तो काम होगा ना। थप्पड़ मार के काम होता तो आज मेरा बाप सारा काम मुझसे ही करवा चुका होता। बस बस ज्ञानी देवता, जाके अपने बाप को देख। रात से ही कमरे में पड़े हैं। मैंने आवाज दी तो कुछ बोले ही नहीं, पलट के गाली भी नहीं दी। जाके देख, तबीयत तो ठीक है? मेरा बाप किसी को गाली ना दे समझ में आता था कि बीमार है। मुझे अब मम्मी को वो खबर देनी थी जो इन्हें बहुत रुला सकती थी। हो सकता था कि ये चक्कर खाकर गिर पड़े, इसलिए प्रिकॉशन लेते हुए मैंने उन्हें पहले डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया और फिर धीरे से बोला, मम्मी कल पापा जल्दी घर आ गए थे। मैंने पूछा तो उन्होंने रीजन बताया। क्या रीजन? नौकरी से निकाल दिया इनको? मैंने बड़ी मुश्किल से हंसी रोकी। जब मेरी माँ ही इतने खतरनाक जवाब देती थी तो मैं भला कैसे नामुफट होता। नहीं, आप हौसला मत खोना, घबराना नहीं। उनको एक ऐसी बीमारी हो गई है जो ठीक नहीं हो सकती। कोशिश की तो बहुत पैसा लग सकता है, बचने की गारंटी। मेरे गाल पर तीसरा थप्पड़ पड़ा। एक गाल पर 2 थप्पड़ खाए बैठा था और एक तीसरा थप्पड़ प्राप्त कर चुका था मैं। मुझे इमेजिन होने लगा जैसे 2 थप्पड़ खाने वाला गाल थोड़ा एक्स्ट्रा पिचक गया हो। तुझसे किसने कहा इतनी कथा बाजने को? जो पूछा है वो बता, क्या हुआ इन्हें? मेरे दोनों हाथ एक एक गाल पर एडजस्ट हो गए। ब्लड कैंसर। मम्मी कुछ देर के लिए चुप हो गई। मैं उन्हें हिम्मत देने के लिए गले मिलने आया कि उन्होंने बेरहमी से धक्का दे दिया। रुक जा, इतनी नौटंकी मत कर। बनियाइन पहने पूरे शहर में घूम रहा है। मैं शॉक्ड हो गया। इन्हें ब्लड कैंसर से ज्यादा फिक्र मेरे बनियाइन में घूमने की थी। कितना टाइम दिया है डॉक्टर ने इन्हें? मुझे एग्जैक्ट प्रेडिक्शन तो नहीं पता, बट शायद 5 साल या उससे भी कम। मम्मी ऐसे कैजुअल हुई जैसे मैंने 50 साल कह दिया हो। अरे अभी तो बहुत टाइम है, तू भी ना डरा ही देता है। वो उठकर जाने लगी। मम्मी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बाप को कैंसर है? मम्मी जाते जाते जैसे खुद से बोली। तेरा बाप खुद ही पूरा का पूरा एक कैंसर है, क्या कर सकते हैं हम? मैं सुन के भौचक्का रह गया। मेरी माँ इतनी ढीठ तो कभी नहीं थी। तू अगर इनके ऑफिस जाने वाला है तो जल्दी से तैयार हो ले, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। आज मुझे ये समझ आया कि जिंदगी में कुछ तो ऐसा काम करके जाना है कि मेरे मरने से किसी को दुख हो। फिर ये भी रियलाइज हुआ कि दुख हो ना हो वो अलग बात है, पर ऐसा बुरा आदमी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बनना कि मेरे मरने से लोगों को राहत की सांस आए। इधर
मैं अपने बिहेवियर से शॉक्ड था और उधर श्रेया डिटरमिनेट होकर अथर्व के घर पहुंच चुकी थी। वो कुछ देर कार के बाहर ही रिहर्सल करने लगी। आंटी, आई एम ट्रूली सॉरी, बट आप तो अथर्व को जानते हो, मैं भी उससे शादी नहीं कर सकती। मैं बहुत बहुत सॉरी हूँ आंटी, बट नहीं यार, ऐसे नहीं चलेगा। इट विल हर्ट हर सेल्फ। श्रेया ने फिर से गहरी सांस भरी और बोली, हेलो आंटी, नमस्ते। मैं अभी अपनी स्टडीज पूरी करना चाहती हूँ। प्रोफेसर बनने के बाद मैं शादी के बारे में सोचूंगी, सो प्लीज। नहीं यार, ये बहुत सेल्फिश साउंड कर रहा है। घर का मेन गेट खुला ही हुआ था। श्रेया हेजिटेट होती हुई अंदर चली गई। श्रेया सुनीता आंटी के रूम में जाते जाते कंगन उतारने लगी थी कि रुक गई। उनके कमरे से मुंह लटकाए एक डॉक्टर निकल रहा था। अथर्व के पापा उस डॉक्टर के साथ साथ बाहर आ रहे थे। श्रेया को उनकी आंखों में पहली बार आंसू दिखाई दिए।